नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल आकाश नॉलेज भंडार में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, बैंकिंग टर्म्स। बैंकिंग टर्म्स जो कि बैंक के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं दोस्तों। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट बैंक और या प्राइवेट बैंक की जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इंटरव्यू में और एग्ज़ाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं दोस्तों। इसलिए यह वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी, इसलिए वीडियो को आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो बिना टाइम गवाए। हमारा पहला जो हमारा टर्म है उनका नाम है रेपो रेट। रेपो रेट, when RBI provides a loan to the bank for short term between 1 to 90 days, RBI takes some interest from the bank which is termed as repo rate। दोस्तों, RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि देश का सबसे बड़ा बैंक और सेंट्रल बैंक है, जो कि सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट इंडियन बैंकों को मतलब रेगुलेट करता है दोस्तों। तो अगर RBI जो है वो बहुत ही शॉर्ट टर्म यानी कि 1 से 90 दिन के लिए बैंकों को लोन प्रोवाइड करता है और फिर जब वो जो लोन अमाउंट देता है उसके साथ कुछ इंटरेस्ट चार्ज करके वापस रिटर्न लेता है दोस्तों, तो वो जो इंटरेस्ट लिया गया है वही रेट को ही रेपो रेट बोला जाता है फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स के लिए हमेशा पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, एग्जाम से पूछा जा भी चुका है बहुत बार। तो चलिए अगला देखते हैं, हमारा अगला है रिवर्स रेपो रेट। व्हेन बैंक डिपॉजिट इट्स एक्सेस मनी इन द RBI, देन RBI प्रोवाइड्स सम इंटरेस्ट टू दैट बैंक। दिस इंटरेस्ट इज नोन एज रिवर्स रेपो रेट। यानी कि रेपो रेट में क्या होता है दोस्तों, रेपो रेट में होता है कि RBI किसी भी बैंक को लोन देता है, उसके बाद वो लोन के साथ ब्याज कुछ एक्स्ट्रा लेता है, तो उसको बोला जाता है मतलब रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट का मतलब होता है जब बैंकों के पास कुछ अतिरिक्त मतलब उनका जो पैसा रहता है वो RBI को वो धार देता है, मतलब उधार देता है। तो RBI में जब जो जमा करता है तो RBI को भी उसके साथ कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है दोस्तों। वही जो इंटरेस्ट पे करता है एक्स्ट्रा जो RBI बैंकों को, उसी को बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं हमारा जो अगला है वो है SLR। SLR जो है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसका फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स। बहुत जगह में इसका शॉर्ट फॉर्म भी दिया रहता है और फुल फॉर्म पूछा जाता है, इसलिए इसको भी याद रखिएगा। एवरी बैंक हैज़ टू मेंटेन अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर टोटल डिपॉजिट्स इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, कैश, बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज विद देमसेल्व्स एट द एंड ऑफ एवरी बिजनेस डेज। दोस्तों, हर एक बैंक का एक गाइडलाइंस होता है, उस गाइडलाइंस को उसको फॉलो करना पड़ता है दोस्तों। तो हर एक बैंक का एक मतलब सर्टेन क्राइटेरिया है कि उसको प्रतिदिन अगर उसको अकाउंट क्लोज करना, अपना बैंक का डिटेल्स मतलब अकाउंट को पूरा सेटल करना है, तो एक नियमित एक परसेंटेज तय किया गया है बैंकों के SLR को दर्शाने के लिए दोस्तों। वह चाहे उसका कैश के रूप में हो या बॉन्ड्स के रूप में हो या सिक्योरिटीज़ के रूप में हो दोस्तों। तो अभी वर्तमान में जो उसका रेट है दोस्तों वो है करंट 18.50% हो गया है दोस्तों। यहाँ पर 18.25% है, वो 18.50 होगा क्योंकि वर्तमान में उसका पॉइंट बढ़ गया है दोस्तों। चलिए देखते हैं हमारा अगला रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग से आप काफ़ी भली भांति परिचित होंगे दोस्तों। रिटेल बैंकिंग इज द टाइप ऑफ बैंकिंग इन विच डायरेक्ट डीलिंग विथ रिटेल कस्टमर इज डन। This type of banking is also popularly known as consumer banking or personal banking. It is the visible face of banking to the general public. यानी कि रिटेल बैंकिंग जो होता है साफ साफ शब्दों में बोला जा सकता है, सीधा शब्दों में, कि ये आपका पर्सनल बैंकिंग होता है दोस्तों, जो कंज्यूमर से डायरेक्टली मतलब डील करता है। तो इसमें कुछ ज़्यादा बताने लायक बातें हैं नहीं दोस्तों। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, हमारा अगला है कॉल मनी। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है दोस्तों। कॉल मनी और नोटिस मनी बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको सही से समझिएगा। कॉल मनी इज द मनी borrowed on or demand for a very short period. When money is lent for a day, it is known as call money। यानी कि अगर आप किसी से भी किसी को पैसा ले रहे हो या किसी को आप दे रहे हो सिर्फ एक दिन के लिए दोस्तों, मात्र एक दिन के लिए अगर आप किसी को पैसा दे रहे हो या ले रहे हो, उसके बाद फिर आप उसके ऊपर जो भी चार्ज करोगे वो आपका कॉल मनी कहलाता है दोस्तों। फिर उसके उसी तरह है आपका नोटिस मनी। नोटिस मनी क्या है? व्हेन द मनी इज बोरोड और लेंट फॉर मोर देन अ डे अप टू 14 days, इट इज कॉल्ड नोटिस मनी।
तो कॉल मनी में हम लोगों ने देखा कि वो एक दिन के लिए अगर आप पैसा किसी से लेते हो या देते हो दोस्तों, तो वो आपका कॉल मनी कहलाता है। और नोटिस मनी में क्या होता है, वो एक दिन से ज़्यादा और 14 दिन से कम होता है। तो यानी कि फोर्टनाइट यानी कि 14 दिनों के अंदर में जो भी लेन देन का जो होता है दोस्तों प्रोसेस, उसको बोला जाता है नोटिस मनी, अगर आप किसी को पैसा देते हो या लेते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉल मनी और नोटिस मनी दोस्तों, ये दोनों को टर्म को आप जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हमारा अगला देखते हैं। हमारा अगला है कैपिटल मार्केट दोस्तों। कैपिटल मार्केट इज एन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट विच प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर बिजनेस। यानी कि यह एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों जो कि लंबे समय के लिए बिजनेस को फाइनेंस करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में अंतर भी पूछा जाता है कई बार। तो मनी मार्केट जो होता है वो होता है, मनी मार्केट प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फाइनेंस फॉर बिजनेस। तो ये दोनों में यही अंतर है कि जो कैपिटल मार्केट है वो लंबे समय के लिए पैसा फाइनेंस करता है बिजनेस के लिए, और जो मनी मार्केट है वो बहुत ही कम समय के लिए पैसा फाइनेंस करता है फ्रेंड्स। अगला हमारा है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये टर्म का शॉर्ट फॉर्म होता है एनपीए। एनपीए कभी कभी इसका शॉर्ट फॉर्म दे दिया जाता है और आपको इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। बैंकिंग टर्म से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, अगर आप बैंक से मतलब बैंकिंग के क्षेत्र से आप जुड़े हुए तो एनपीए इज एन एसेट ऑफ अ बैंक विच इज नॉट प्रोड्यूसिंग एनी इनकम। यानी कि एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि वो ऐसा एक एसेट है जो कि कोई भी इनकम प्रोड्यूस नहीं करता है, यानी कि उससे कुछ भी रत्ती भर की कमाई नहीं होती है दोस्तों। तो बैंक यूजुअली क्लासीफाई एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनी कमर्शियल लोन्स विच आर मोर देन 90 डेज। यानी कि कोई भी बैंक जो है वो अपना जो मतलब किस पैसे को वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोलते हैं, जो कि कमर्शियल लोन होता है दोस्तों। जो अगर कोई बैंक किसी को कमर्शियल लोन दिया है और वो 90 डेज से ज़्यादा ओवर ड्यू हो गया, वो पेमेंट नहीं कर रहा है, कमर्शियल लोन का पेमेंट नहीं रीपेमेंट कर रहा है, तो वो लोग एनपीए के रूप में ही घोषित कर देता है दोस्तों। उसी तरह ठीक कंज्यूमर लोन्स भी होता है जो कि मोर देन 180 डेज ओवर ड्यू होता है, उसको लोग एनपीए के रूप में घोषित कर देता है दोस्तों बैंक। तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कंज्यूमर लोन्स जो होता है 180 डेज के ऊपर में होता है, और जो कमर्शियल लोन्स होता है वो 90 डेज के ऊपर होता है, तब उसको नॉन एनपीए घोषित किया जाता है। और अगला हमारा जो टर्म है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, मनी इन्फ्लेशन। मनी इन्फ्लेशन इज अ स्टेट इन विच द वैल्यू ऑफ मनी इज फॉलिंग एंड द प्राइसेस आर राइजिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि जो मनी इन्फ्लेशन जो एक है वो एक स्थिति है को दर्शाता है दोस्तों, जहाँ पर क्या होता है कि हमारे पैसे की जो वैल्यू है वो घट जाती है और हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके दाम बढ़ जाते हैं। तो इसी को मनी इन्फ्लेशन बोला जाता है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए हमारा अगला टर्म है ग्रीन बैंकिंग। ग्रीन बैंकिंग means promoting environmentally friendly practices and reducing your carbon footprints from your banking activities। मतलब क्या होता है दोस्तों, ये जो ग्रीन बैंकिंग नया इनिशिएटिव लिया गया बैंकों की तरफ से कि इन्वायरमेंट को बचाया जाए और इन्वायरमेंट को इको फ्रेंडली बनाया जाए दोस्तों। क्योंकि हम लोग पेड़ काट रहे हैं, कागज़ का है वो यूज़ किया जाता है बैंकों में, मतलब बहुत सारे पेपर्स वर्क होते हैं दोस्तों, तो उसको कम से कम करने की कोशिश किया जा रहा है। तो उसी के लिए वो ग्रीन बैंकिंग का एक इनिशिएटिव लिया गया है दोस्तों, इसलिए ये इसको ग्रीन बैंकिंग बोला जाता है। ग्रीन बैंकिंग aims at improving the operations and technology along with making the client's habits environment friendly in the banking business। तो जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि बिजनेस को मतलब बैंकिंग बिजनेस जो होता है उसको आप टेक्नोलॉजी मतलब लेवल पे उसको अपग्रेड करना, और जो हमारे हैबिट्स जो बन चुके थे पेपर वर्क का उसको थोड़ा धीरे धीरे कम करने के लिए कोशिश किया जा रहा है इसमें दोस्तों। It is like normal banking along with the consideration for social as well as environmental factors for protecting the environment। मेन मकसद इसका यही है दोस्तों कि हमारे एनवायरनमेंट को बचाया जाए। तो अभी आपने जिस तरह मेरे वीडियो को देखा दोस्तों, मैंने अभी फ़िलहाल आपको 11 टर्म्स आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पर लेकर आया दोस्तों, और मैं इसका भी पार्ट 2 भी बनाऊंगा, पार्ट 3 भी बनाऊंगा दोस्तों। टोटल पार्ट 3 तक आपका ये वीडियो चलेगा। तो आपको अगर ये वीडियो मेरा पसंद आया दोस्तों तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना भूलिएगा मत। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन ईजिली मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सेफ रहिए और हेल्थी रहिएगा दोस्तों। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।